हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल हियर द लीगल साइंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो डिस्कशन। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि सीबीआई की तरफ से असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी आउट हो चुकी है, लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूजन नहीं, बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है क्या नहीं, पेपर कैसा होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा या फिर सब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है। तो वो सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक अगर मेरे यूट्यूब को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और लाइक भी करना है वीडियो को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। अगर मैं बात करूं यहां पर सीबीआई की, तो सीबीआई की तरफ से जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, ये परमानेंट जॉब है। यहां फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ में एक्सपीरियंस लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये पब्लिश किया है यूपीएससी ने, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसको पब्लिश किया है। और यहाँ पर जो वैकेंसीज है 19 वैकेंसीज है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, ठीक है। अब ये जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 19 वैकेंसीज है सीबीआई के अंदर है। यहाँ पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया देख लेते हैं थोड़ा सा हम पहले। रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर अगर बात करें हम तो 9 सीट रिजर्व फॉर द जनरल कैटेगरी, मींस दैट अनरिजर्व कैटेगरी, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 7 सीट्स है और एससी कैटेगरी के लिए 2 सीट्स है। यहाँ पर थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया गया है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को, तो वो रिलैक्सेशन उनके लिए रहेगा। अगर पे स्केल की मैं बात करूं यहाँ पर तो 7 पे स्केल है यहाँ पर। और एज क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, इट मींस दैट जनरल कैटेगरी में फॉल कर रहा है या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो उसका मैक्सिमम एज 30 ईयर है। अगर आप 30 ईयर से अबव है तो आप एलिजिबल नहीं है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। आपका एज बिलो 30 ईयर होना चाहिए। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर 21 ईयर वाला क्राइटेरिया तो नहीं है, मेरा भी 21 साल में लॉ कंप्लीट हो गया, मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। बिल्कुल आप एलिजिबल है। यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया दे रखा उन्होंने दे रखा कि 30 ईयर मैक्सिमम एज आपका इतना होना चाहिए, और 33 ईयर फॉर ओबीसी कैटेगरी के लिए। एंड देन उसके बाद में अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी के लिए 35 ईयर है, ठीक है। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था वो अब मैं दूर करूंगा। यहाँ पर जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, केवल और केवल डिग्री ने लॉ ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मींस दैट आपके पास एक लॉ का डिग्री होना चाहिए, दैट्स इट, दैट इज इनफ। कि आपके पास एक लॉ का डिग्री है, वो एलएलबी 3 ईयर लॉ हो सकता है या फिर बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी और 5 ईयर लॉ भी हो सकता है। तो आपके पास एक लॉ का डिग्री होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक। उसके बाद में आपकी क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है सीबीआई का वो न्यू दिल्ली के अंदर है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये पोस्ट परमानेंट पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, बी गजेटेड ऑफिसर बनेंगे आप यहाँ पर, और परमानेंट पोस्ट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पीपी की, ठीक है। अगर मैं बात करूं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, तो यहाँ पर 25 वैकेंसीज है फॉर द पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई। अब यहाँ पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया देख लेते हैं, कौन सी सीट, कितनी सीट्स हैं, कौन सी कैटेगरी के लिए क्या क्या रिजर्व है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 12 सीट्स हैं यहाँ पर, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 8 सीट्स हैं, एससी कैटेगरी के लिए 2 सीट्स और एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1 सीट है। मींस दैट एपीपी में एसटी कैटेगरी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है, यहाँ पर 1 सीट रिजर्व है, ठीक। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर भी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं यहाँ पर पे स्केल की, तो यहाँ पर लेवल 10 है यहाँ पर पे स्केल। और एज क्राइटेरिया जो है, जो इंपॉर्टेंट है, 35 है अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। सेम एक्सप्लेनेशन इसका है जिस तरीके से मैंने बताया, मैक्सिमम एज 35 होगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप 36 हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। सेम वे ओबीसी के लिए 38 है, 44 एससी और एसटी के लिए है। यहाँ पर अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए और साथ में 7 ईयर प्रैक्टिस होना चाहिए आपके पास। मींस दैट एज एन एडवोकेट आपने 7 साल तक प्रैक्टिस की हो। मींस दैट कि आप इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करेंगे आप बार एसोसिएशन से। जिस भी बार एसोसिएशन के साथ आपका मेंबरशिप है उससे आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, वहां से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एंड देन आप उसको अप्लाई कर देंगे, देन उसको अपलोड करके आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पोस्ट है उसके लिए 7 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो आपको इसको नोट डाउन करके चलना है कि 7 साल का एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड है। किस पोस्ट के लिए? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और एपीपी के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, आप फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। अब मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि सेंटर्स क्या क्या रहेंगे, ये एग्जाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है, क्या रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड है या सब्जेक्टिव बेस्ड है। तो ध्यान से देखिए, ये सारे सेंटर्स गिवन है इस एग्जाम के लिए कि इस एग्जाम के लिए टेस्ट सेंटर ये रहने वाले हैं। ये टेस्ट सेंटर्स हैं।
ये आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पे। अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिशपुर, जयपुर, जम्मू, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर, रांची और विशाखापट्टनम। उसके बाद में टेस्ट किस तरीके से रहेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए। द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, 2 घंटे का ये टेस्ट होगा, मीन्स दैट 120 मिनट्स का ये टेस्ट होगा। ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, सब क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होंगे। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मीन्स दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यूज रहने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेंगे। द मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी इंग्लिश ओनली, यहाँ पर जो मीडियम है वो इंग्लिश रहने वाला है, इस पर आपको मेन फोकस करना है, यानी हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, इसका जो मीडियम है बेसिकली वो इंग्लिश रहने वाला है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देयर विल बी ए पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, मींस दैट कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी ए डिडक्शन 1/3 ऑफ द मार्क, मीन्स दैट कि यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में द टेस्ट विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स, यहाँ पर 300 मार्क्स रहने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो टेस्ट है, सिलेबस क्या क्या है वो अभी डिस्कस करूंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स रहेगा। अगर आपने उस क्वेश्चन को गलत किया, मीन्स दैट अगर नेगेटिव मार्किंग होता है तो 1 मार्क आपका एक गलत क्वेश्चन के लिए डिडक्ट किया जाएगा, यानी यहाँ पर 100 क्वेश्चंस है, 300 मार्क्स है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक। अब मैं बात करूंगा सिलेबस की। सिलेबस क्या रहने वाला है इस एग्जाम के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन इंडियन पीनल कोड और साथ में बीएनएस भी रहेगा, क्योंकि अब बीएनएस आ गया है, इंडियन पीनल कोड को उसने रिप्लेस कर दिया है, तो अब साथ में यहाँ पर बीएनएस भी रहने वाला है, ठीक। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ में बीएसए रहेगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी रहेगा। उसके बाद में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके बाद में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ठीक। उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसके बाद में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके बाद में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, उसके बाद में यहाँ पर ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 9 तक। यहाँ पर सीपीसी में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो सिलेबस है सीपीसी का वो केवल और केवल ऑर्डर 1 से लेकर 9 अलॉन्ग विथ रिलेवेंट सेक्शंस, यानी ऑर्डर 1 से 9 तक है, बाकी के ऑर्डर्स नहीं आने वाले, ठीक। उसके बाद में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आने वाला है, लिमिटेशन एक्ट 1963 आने वाला है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आने वाला है, और इसके साथ में क्या आने वाला है, BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। उसके बाद में यहाँ पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट आने वाला है, यहाँ पर द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 आने वाला है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 आने वाला है। उसके बाद में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 2008 आने वाला है। उसके बाद में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आने वाला है। उसके बाद में कंपनीज एक्ट रहेगा और द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 रहेगा, ठीक है। तो ये सिलेबस रहने वाला, ओवरऑल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर जो जो डिस्कशन था इस एग्जाम के लिए रिलेवेंट वो मैंने आपको कंप्लीट बताया। इसके अलावा भी अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, मैं उसका आंसर करूँगा। और इसी तरीके से लीगली अपडेट रहने के लिए और साथ में इस तरीके से कोई भी नया वैकेंसी आएगा, कोई भी नया अपडेट आएगा, मैं आप तक इसी चैनल पे वीडियो के थ्रू पहुंचाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलो बाय बाय, टेक केयर।